नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ब्योमकेश सीरीज की कहानी अमृत की मौत का चतुर्थ अध्याय। लेखक सरदेंदु बंदोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। हम लोग जब संताल गोला पहुंचे उस समय बाजार की गतिविधियां कम हो गई थीं। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थीं, पर थाना खुला था। सुखमय बाबू अपनी मेज पर झुके हुए कागजात की जांच कर रहे थे। हमारे कदमों की आवाज़ सुनकर उन्होंने अपनी नजरें उठाई और पूछा, कोई समाचार? गंभीर समाचार, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। बागमारी में एक अन्य आदमी की हत्या हुई है। हत्या? सुखमय बाबू अपने पैरों पर उछल पड़े। हाँ, क्या आप सदानंद सुर को जानते हैं? हाँ, संभव है कि मैंने उन्हें देखा हो, लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा। क्या सदानंद सुर की भी हत्या कर दी गई थी, लेकिन किसी अन्य से? पहले आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? मैं बागमारी में ही था। सुखमय बाबू के चेहरे से सज्जनता का मुखौटा पल भर में उतर गया। आक्रामक रूप से देखते हुए उन्होंने कहा, आप बागमारी गए थे, इसके बावजूद कि मैंने आपको वहां जाने से रोका था? ब्योमकेश ने उन्हें तीव्रता से घूरते हुए कहा, आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? मैं इस क्षेत्र का वरिष्ठ निरीक्षक और पुलिस का मुखिया हूँ। सुखमय बाबू ने ठोंस जमाते हुए प्रतिवाद किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप अन्य लोगों के लिए पुलिस बल के खुदा हो सकते हैं, लेकिन आपको मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। ब्योमकेश ने सख्त प्रतिक्रिया की। मैं यहाँ सरकार की ओर से भेजा गया हूँ। इंस्पेक्टर सामंत, आपको मेरी हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन सहायता करना तो दूर, आप हर कदम पर मेरे लिए बाधाएं खड़ी कर दे रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूँ, यदि आपने अब एक भी गलत कदम उठाया तो आपको यह इलाका छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा, और हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए। सुखमय बाबू ने पहले शायद यह सोचकर धौंस जमाई थी कि ब्योमकेश एक सीधे साधे आदमी थे, लेकिन इस बार जब उन्होंने ब्योमकेश का असली रूप देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनका धौंस डपट वाला नकाब पूरी तरह तत्काल उतर गया। अपनी अंतर्निहित चापलूसी के स्वर में उन्होंने कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए ब्योमकेश बाबू। आज शाम से ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको आदेश दूंगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके इशारों और आवाज़ पर नाचने वाला नौकर। तो जिस आदमी की हत्या हुई उसका नाम क्या सदानंद सूर है? ब्योमकेश अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए थे। आपने उस रात सूचना मिलने के बावजूद अभी तक अमृत की हत्या की जांच नहीं की? उन्होंने कहा। आप अगले दिन सुबह तक घटनास्थल पर नहीं गए। मैं जानता हूं कि आप इस बात से भली भांति परिचित है कि यदि आपके वरिष्ठ अधिकारियों को इन सब बातों का पता चलेगा तो आपका क्या हाल होगा। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं ब्योमकेश बाबू? सुखमय बाबू ने गिड़गिड़ाते हुए दलील दी। उस शाम को भी मेरे पेट में तेज दर्द था, उसके कारण मेरे आंसू निकल रहे थे। यदि मेरी वैसी हालत ना होती तो घटनास्थल पर ना जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब सदानंद सुर की हत्या हो गई, मैं तुरंत वहां जा रहा हूँ। यहाँ आओ सिपाही, और उनसे मेरा घोड़ा तैयार करने के लिए कहो, और खुद भी तैयार हो जाओ। वहाँ एक बड़ी हत्या हुई है, हमें वहाँ तत्काल जाना होगा। और चूंकि सुखमय बाबू घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए हम चले गए। पुलिस को अपनी जांच के सिलसिले में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, शायद इसलिए उसे घोड़े उपलब्ध कराए गए थे। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद ब्योमकेश ने कहा, चलो स्टेशन तक घूमकर आते हैं। पिछली गाड़ी वहां से सुबह 7 बजे छूटी थी और अगली गाड़ी 2 घंटे बाद जाने वाली है। ना तो स्टेशन पर कोई भीड़ थी और ना ही वहां प्रवेश द्वार पर कोई टिकट निरीक्षक। स्टेशन मास्टर हरिविलास बाबू को छोड़कर शेष कर्मचारी मौका पाकर अपने क्वार्टर में एक कप चाय पीने के बहाने विश्राम करने चले गए थे। हम हरिविलास बाबू से पहले भी मिल चुके थे। उनका स्वभाव गंभीर था। उन्हें देखने पर लगता था मानो उनका पेट हमेशा खराब रहता है। वे अत्यंत नपे तुले स्वर में बात करते थे और बोलने से पहले 2 बार सोचते थे। हमारा उनसे परिचय होने के बावजूद हमने उनसे कभी लंबी वार्ता नहीं की थी। जब हमने सुनसान प्लेटफार्म पर बेमतलब टहलना शुरू किया तो वे अपने कार्यालय से बाहर आए और शांत होकर हमें अपने चश्मे के कोने से देखने लगे। ब्योमकेश निश्चय ही प्लेटफार्म पर केवल मटर गश्ती तो करने नहीं गए थे, वह वहां सूचना एकत्र करने गए थे। और बहरहाल उन्होंने हरिविलास बाबू से संपर्क भी नहीं किया। उनसे कोई सूचना प्राप्त करना और खदान से कीमती पत्थर निकालना दोनों बड़ा कठिन काम था, परंतु यदि कोई उनके पास पहुंच ही जाता तो
हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। टिकट निरीक्षक संतोष ने शायद अपने क्वार्टर में अपना मुंह पहुंचते हुए हमें प्लेटफार्म पर पहुंचते देख लिया था। वह एक तीव्र बुद्धिमान नौजवान था। बुद्धिमानी उसे ईश्वरीय उपहार के रूप में मिली थी। वह अपनी आंखों के सामने ही अपने कर्तव्य का निर्णय करने में सक्षम जो था। मैं जानता हूँ कि तुमने हमें बातें करते सुन लिया था, व्योमकेश ने अनुक्रिया की। सचमुच हमने सुन लिया था। हमने तो आपको पिछली रात को 10-17 वाली गाड़ी के प्लेटफार्म पर आने के पहले भी सुना था। आपने वहाँ क्या देखा था? क्या बम आपकी नाक के नीचे ही फटा था? ठीक मेरी नाक के नीचे तो नहीं, किंतु मेरे कानों के नीचे अवश्य फटा था, व्योमकेश ने कहा। क्या आप सदानंद सुर को जानते थे? सचमुच मैं जानता था। वह 453 वाली गाड़ी से नीचे उतरे और मुझे अपनी टिकट दी। अपना बैग लेकर जाने ही वाले थे कि मैंने कहा, मेरे विचार से आप कलकत्ता में थे दादा। क्या आपने वहाँ के दर्शनीय स्थल भी देखे? उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या आपके विचार से कलकत्ता पर्यटन के लिए है? मैंने वहाँ रातें देखी। इतना कहकर वह हंसते हुए चले गए। कौन जानता था कि वे आधा घंटा बाद जीवित भी नहीं रहेंगे। 1 मिनट सोचने के बाद व्योमकेश ने पूछा, क्या तुमने सदानंद सुर को यहाँ से जाते देखा था? निश्चय ही, मैंने उन्हें यहाँ से जाते देखा था, मंतोष ने उत्तर दिया। क्या आपके विचार से कोई आदमी मेरी जानकारी के बिना यह स्टेशन छोड़ सकता है? वे 8 दिन पहले गए थे। उन्होंने मुझे अपना टिकट दिखाया और सुबह स्टेशन में दाखिल हुए और 7:03 की डाउन से चले गए। क्या उनकी टिकट कलकत्ता की थी? यह तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसके अलावा वह और कहाँ जा सकते हैं? वह कोई भिन्न स्टेशन भी तो हो सकता है। खैर कोई बात नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनके पास कौन सा सामान था? सामान? अपना सिर खुजलाते हुए मंतोष ने बताया, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने अपने एक हाथ में किरमिच का बैग और एक हाथ में लोहे का संदूक ले रखा था। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? सदानंद बाबू अपना संदूक लेकर वापस नहीं लौटे, जिसका सीधा अर्थ है कि उन्होंने अपना संदूक कहीं रख छोड़ा था। और मैं समझता हूँ कि आप उन्हें अच्छी तरह जानते थे। वह किस किस्म के आदमी थे मैं कह नहीं सकता। इस मामले में मुझे कोई ज्ञान नहीं, परंतु वह एक विनम्र एवं सज्जन व्यक्ति थे। वे किसी अन्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे। वह अपने काम से काम रखते थे। 1 महीना या उससे कुछ पहले तक वह स्टेशन मास्टर के कार्यालय में नियमित आते थे। वास्तव में? क्यों? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। किसी अन्य के बजाय केवल वही बता सकते हैं कि सदानंद बाबू के साथ उनकी क्या बातें होती थी। आप स्टेशन मास्टर से ही क्यों नहीं पूछ लेते? हाँ, उनसे तो बात अवश्य करूँगा। हम सीधे हरिविलास बाबू के केबिन में चले गए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? व्योमकेश ने पूछा। हरिविलास बाबू ने त्योरियां चढ़ाकर हमारी ओर देखा। उनके देखने के तरीके से हमें महसूस हुआ कि वे हमारे बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसके बाद उन्होंने अपनी कलम नीचे रखी और हस्तक्षेप के कारण नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा, अच्छी बात है, अंदर आइए। उनके केबिन में दाखिल होकर हम बैठ गए। स्टेशन मास्टर और हम उनकी बड़ी सी मेज के आमने सामने बैठ गए। उनकी मेज अनेक कॉपियों और मोटे मोटे रजिस्टरों तथा अन्य सामानों से बोझिल हो रही थी। शायद आपने सुना होगा कि सदानंद सुर की मृत्यु हो गई है, व्योमकेश ने पूछा। मेरे प्रश्न को सघन संदेह के भार से तोलते हुए हरिविलास बाबू ने उत्तर दिया, हाँ मुझे जानकारी है। क्या आप उन्हें जानते थे? व्योमकेश ने पूछा। थोड़े सोच विचार के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी, मामूली तौर पर। हमें ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरा प्रश्न उनके लिए जीवन एवं मृत्यु का विषय बन गया था। देखिए, आप यह मत सोचिए कि मैं आपसे यह प्रश्न केवल औपचारिकता के लिए पूछ रहा हूँ, व्योमकेश ने थोड़ी बेरुखी से कहा। सदानंद बाबू की मौत बड़े भयानक तरीके से हुई है और पुलिस की ओर से इस मामले की जांच मैं कर रहा हूँ। अब आप मुझे पहले केवल यह बताइए कि आपका सदानंद बाबू से परिचय कैसे हुआ? हरिविलास बाबू के गाल तो पहले ही धंसे हुए थे। व्योमकेश का प्रश्न सुनकर उनका चेहरा और उतर गया। कई बार खंकार कर अपना गला साफ करने के बाद उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए बताना शुरू किया। सदानंद सुर का बहनोई प्रणकेष्टपाल रेलवे में पथ निरीक्षक है। मैं उसे पहले से ही जानता था। उसे यहाँ नियुक्त हुए कुछ ही समय हुआ है। उसका मुख्यालय रामीदी जंक्शन पर है। इस लाइन के निरीक्षण का दायित्व उसी पर है, इसलिए वह रोजाना अपनी ट्रॉली पर आता जाता रहता है। अपने काम के सिलसिले में वह अक्सर संताल गोला से होकर गुजरता है, इसलिए एक दिन उससे हमारी मुलाकात हो गई थी। एक दिन जब मैं और प्राणकेष्ट प्लेटफार्म पर बातें कर रहे थे तो उसी दौरान सदानंद बाबू भी आ गए। प्राणकेष्ट ने मुझसे उनका परिचय कराते हुए उनके साथ अपने संबंध की जानकारी दी और उसी घटना के बाद सदानंद बाबू के साथ मेरा परिचय हुआ।
उनका वृतांत सुनते हुए ब्योमकेश की आंखें छोटी हो गई। उन्होंने पूछा, यह मुलाकात कितने समय पूर्व हुई थी? लगभग 2 या 3 महीने पहले। प्रणकेश बाबू इस लाइन पर नियमित आते थे? पिछली बार वह यहाँ कब आए थे? यही कोई 4 या 5 दिन पहले। वह स्टेशन पर नहीं रुके, वे अपनी ट्रॉली पर निरीक्षण करते हुए सीधे चले गए। क्या साले बहनोई के संबंध एक दूसरे के साथ मधुर थे? अब उनके अंदर की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऊपरी तौर पर दोनों का व्यवहार अच्छा था। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद सदानंद सूर आपके पास अक्सर आते रहे। वह किस उद्देश्य में आपके पास आते थे? एक बार फिर खामोशी से सतर्कतापूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने बताया, सदानंद बाबू एक एजेंट के रूप में काम करते थे। वह कभी कुछ तो कभी कुछ वस्तुओं का कारोबार करते थे। मेरे निरंतर उदर शूल को देखते हुए वह मुझे आयुर्वेदिक उपचार कराने की बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, अदरक और शोरा भी बेची थी, किंतु मुझे उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। अरे प्यारे, अदरक और शोरा? लेकिन व्योमकेश ने बल देते हुए कहा, इसमें ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जिसके के बारे में आप इतनी सारी चर्चाएं करते थे। क्या आपकी उसके अलावा किसी अन्य विषय पर कोई बात नहीं होती थी? जी नहीं। व्योमकेश ने खड़े होते हुए कहा, मैंने आपको बेवजह ही परेशान किया। क्या प्रणकेश बाबू अभी रामनिधि जंक्शन में ही नियुक्त हैं? जी हाँ। नमस्कार। चलो अजीत, अब कहाँ चले? स्टेशन से बाहर निकलते हुए मैंने पूछा। हम आज शाम को एक रामनिधि में प्रणकेश बाबू से अवश्य मिलेंगे। यदि उन्होंने अपने साले के बारे में कुछ नहीं सुना होगा तो हम उन्हें उनकी दुखद मृत्यु की सूचना भी दे देंगे और उनसे अपनी पूछताछ भी कर लेंगे। आपने हरिविलास बाबू से बात करके उनके बारे में क्या अनुमान लगाया? तुम निश्चय ही उस पुस्तक का निर्णय उसके आवरण को देखकर ही कर सकते हो। मैंने कहा, जैसे उनकी छवि में दीमक लगी हुई है, वैसे ही उनकी बुद्धि में भी जंग लग चुका है। इसे तुम किसी खाली तिजोरी पर दोहरा ताला कह सकते हो। यदि तुम यह सोचते हो कि वे काले बाजार में हथियारों का कारोबार करते हैं तो तुम्हारी धारणा गलत है। हरिविलास बाबू की सारी गोलियां उनका अदरक है और उनका बारूद शोरा है। व्योमकेश मुस्कुराए। चलो बाजार का एक चक्कर लगा कर आते हैं, उन्होंने कहा। क्या आप कुछ खरीदने की योजना बना रहे हैं? अरे चलो ना, खुद ही देख लो। कस्बे का कोलाहल शुरू हो गया। एक दूसरे के आगे पीछे सामान ढोती हुई बैलगाड़ियां दोनों ओर आ जा रही थी। गोदामों के बाहर एक आध घोड़ा तांगा भी खड़ा था। गोदामों से एक का एक और दो के दो की आवाजें आ रही थी। धर्म कांटों पर चावल के ढेर और बोरे तोले जा रहे थे। एक गोदाम में एक बंगाली युवक उन गतिविधियों का संचालन निरीक्षण कर रहा था। क्या यह नफरकुंडू का गोदाम है? व्योमकेश ने उस युवक के पास जाकर पूछा। उस युवक ने शायद व्योमकेश को पहचान लिया। जी हाँ, मैं उनका भांजा हूँ। अति उत्तम, व्योमकेश ने कहा। और कुंडू बाबू कहाँ हैं? मामा यहाँ नहीं है सर, वे बाहर गए हैं। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी? कुछ खास नहीं, वैसे कहाँ गए हैं वे? उन्होंने कुछ बताया नहीं सर। वास्तव में वे यहाँ से कब गए? पिछले मंगलवार की शाम को। व्योमकेश ने कनखियों से मेरी ओर देखा। मुझे याद आया कि जिस दिन मैंने रामदी स्टेशन पर जाकर वे गुमनाम पत्र भेजे थे, उस दिन सोमवार था। अपनी सामान्य गति से पत्र मंगलवार को वितरित हो गए थे। उनमें से एक गुमनाम पत्र नफरकुंडू के पास भी भेजा गया था। क्या खत मिलने के बाद चिड़िया उड़ गई? तब क्या हमारी गुमनाम चिड़िया नफरकुंडू था? खैर बात चाहे जो भी हो, उसके युवा भांजे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह सभी प्रश्नों के उत्तर निर्दोषपूर्ण तरीके से दे रहा था। शायद तुम नहीं जानते वे कब वापस आएंगे? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद व्योमकेश ने पूछा, क्या नफर बाबू को उस दिन सुबह कोई पत्र मिला था जिस दिन वे यहाँ से गए थे? हाँ, रोजाना की तरह 3-4 पत्र आए थे। अभी हम वहाँ से रवाना होने ही वाले थे कि व्योमकेश अचानक लौट पड़े। तुम्हारे पास यहाँ कितने घोड़े हैं? घोड़े? नौजवान ने चौंकते हुए कहा। हाँ, घोड़े तांगा खींचने के लिए। व्योमकेश ने पास वाले गोदाम की ओर इशारा किया। नौजवान ने उस तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, अच्छा वह, अब मैं समझ गया। नहीं, हमारे पास ना तो घोड़ा है ना कोई घोड़ा तांगा। हम अपना माल बैलगाड़ी से भेजते हैं। उसी समय वहाँ एक वर्दीधारी सिपाही आया। उसने अपनी एड़ियाँ चटकाते हुए सैल्यूट किया और बोला, थानेदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आ रहा हूँ, व्योमकेश ने उसे क्षुब्ध होकर कहा।